क्या ये सच है कि ये इंसानी सिस्टम दुनिया की सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री है? तो अगर आप इसे अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं। खैर, एक इजरायली वैज्ञानिक था, वो गांजे और न्यूरोलॉजिकल प्रणाली पर उसके असर के बारे में रिसर्च कर रहा था। लगभग 4.5 सालों में उसने निष्कर्ष निकाला। उसने कहा, हमारे दिमाग के अंदर गांजे के लाखों ग्राहक बिंदु हैं। मगर क्यों? तो उसने ये सूचना अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों तक पहुंचाई, ये पता करने के लिए कि इंसानी दिमाग में लाखों गांजे के ग्राहक बिंदु क्यों हैं। दुनिया भर में इस बारे में कई मजेदार चीजें हुई। फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि दिमाग आपसे शरीर के भीतर ही ऐसे केमिकल्स पैदा करने की उम्मीद करता है। वो आपसे धूम्रपान की उम्मीद नहीं करता, ये आपसे वो पैदा करने की उम्मीद करता है ताकि आप हर समय अपने मूड को संतुलित रख सकें। मगर ज्यादातर इंसान निकम्मी केमिकल फैक्ट्री बन गए हैं, या वे बस एक शानदार फैक्ट्री को मैनेज करने वाले घटिया सीईओ बन गए हैं। तो उन्होंने बाहर से नशा लेना शुरू कर दिया है। ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, मगर बात यह है कि इस बारे में ठोस अध्ययन है जिन्हें उन कार्यकर्ताओं द्वारा दबाया जा रहा है जो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह दिखाने के लिए ठोस अध्ययन है कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता, दिमाग के कुछ खास आयाम, खासकर निर्णय लेने की क्षमता काफी कम हो जाती है अगर आप 30 दिन तक गांजे का सेवन करते हैं। अगर ऐसा 4 से 5 साल तक चलता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता साफ तौर पर प्रभावित होती है। इस तरह के दिमाग के साथ अगर आप अदालत जाते हैं और मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला वकील मुझे मिले, मैं नहीं चाहूंगा कि गांजा पीने वाला सर्जन मेरा ऑपरेशन करे। अगर वो बस गली के कोने में गांजा पी रहा है और किसी को कुछ नहीं कर रहा है, तो वो उसकी समस्या है। मगर मैं निश्चित रूप से नहीं चाहूंगा कि मेरा सर्जन गांजे का सेवन करके मेरी सर्जरी करे। हाँ या नहीं? क्या आप चाहते हैं? ना ही मैं ऐसे ड्राइवर चाहता हूं, क्योंकि मैं एक खास गति पर गाड़ी चलाता हूं। मैं नहीं चाहता कि नशा करने वाले दूसरे ड्राइवर मेरे साथ गाड़ी चलाएं। मैं नहीं चाहता। न ही मैं अपने लिए ऐसा ड्राइवर चाहूंगा अगर कभी मैं गाड़ी में पीछे बैठूं जो नशा करके गाड़ी चला रहा हो। अगर आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। अधिकांश लोग ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। तो हम दरअसल मनोरंजन की खोज में हैं। हमने इसे ऐसा बना दिया है। इसका मतलब दरअसल ये है कि आज लगभग 70% अमेरिकी आबादी दवाओं पर है। बाकी दुनिया उनके पास पहुंचने की कोशिश। लोग कम उम्र से ही दवाइयां लेना शुरू कर रहे हैं। बाकी 30% निश्चित रूप से उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। सिर्फ गांजा ही क्यों लें? हम थोड़ी कोकेन क्यों ना ले लें, क्योंकि वो ज्यादा जबरदस्त होती है। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि ये आपके जीवन को बेहतर बनाएगा या उसे दबा देगा। ये आपको पूरी तरह आपका जीवन जीने देगा या आपको उसके मुकाबले एक सीमित जीवन बना देगा, जैसे आप अभी हैं या हो सकते हैं। Nothing less than what you can do must happen in this life. आप जो कर सकते हैं उससे कम कुछ भी इस जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे वजह कुछ भी हो, आपके नजरिए या तनाव या ड्रग या किसी भी वजह से। आप जितना हो सकते हैं उससे कमतर इंसान आपको नहीं होना चाहिए। आपको जीवन अधिकतम ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ बस यही है कि आपके जीवन का अनुभव कितना तीव्र और गहरा है। बस यही महत्वपूर्ण है। And phased out. और अगर आधे समय आप होश में नहीं रहेंगे तो इस संभावना को आप खो देंगे। आप बस यहीं बैठकर नशे में चूर हो सकते हैं। No. Really? वाकई, सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कई लोगों के साथ ऐसा करता हूँ। हजारों लोग सिर्फ यहाँ बैठकर परमानंद में होते हैं। मैं रोज सुबह आपको लाखों लोग दिखा सकता हूँ जो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों में परमानंद के आंसू बहते हैं। क्योंकि एक तरीका है इस शरीर को सक्रिय करने का, क्योंकि इस धरती पर इससे जटिल केमिस्ट्री नहीं है। हाँ या नहीं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? जब सब कुछ यही है तो इसका इस्तेमाल करना सीखना सबसे अच्छा है। अगर हम अपने जीवन की शुरुआत में थोड़ा समय खुद पर लगाएं तो बहुत ही आसानी से आप वहां पहुंच सकते हैं। इसकी जगह अगर हम बाहरी चीजें लेते हैं तो उसके बुरे नतीजे हम जानते हैं। सद्गुरु, पराय स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना, जिसे व्यभिचार कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसका आध्यात्मिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? If there is no love in your heart, you are anyway an adulteress. अगर आपके दिल में प्यार नहीं है तो आप व्यभिचारी ही हैं। अगर आपने ऐशो आराम के लिए
खुद को जीवन के किसी पहलू के हवाले कर दिया है, जरूरी नहीं कि वो आदमी हो या औरत हो। दिल में प्यार के बिना अगर आप खुद को जीवन के किसी पहलू के हवाले कर देते हैं तो आप एक व्यभिचारी हैं, है ना? तो क्या मैं व्यभिचार के खिलाफ हूं? हां, उस मायने में हां, हर पहलू के साथ। लेकिन अगर आप उस बारे में बात कर रहे हैं जिसे समाज व्यभिचार मानता है, तो ये उस व्यक्ति पर है, और जो भी काम आप करते हैं उसका एक नतीजा होता है। लेकिन अधिकतर लोग जब नतीजे सामने आते हैं वो उन नतीजों का सामना करने को तैयार नहीं होते, लेकिन उन नतीजों का सामना किए बगैर ही वो ऐसे हालात चाहते हैं जिनका वो मजा ले सकें। फिर Anybody who is not willing कोई भी इंसान जो अपने किए हुए कामों के नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो बस एक मूर्ख है। और a fool is somebody मूर्ख वो होता है जो अपने ही खिलाफ काम करता है, जो अपने ही खिलाफ काम करता है। कोई भी इंसान जो खुद को अपने खिलाफ कर लेता है या कर लेती है, उनके बारे में हम क्या कहें? तो अपने कामों के जरिए अगर आप खुद को अपने खिलाफ कर रहे हैं because you do things क्योंकि आप बिना सोचे चीजें करते हैं, आप चीजें चुनाव से नहीं कर रहे, आप चीजें बिना सोचे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीर के या भावनाओं के एक पहलू के आगे झुक गए हैं, तब यह निश्चित रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए तकलीफ पैदा करेंगे। कोई भी चीज जो किसी इंसान के लिए तकलीफ लाती है, खासकर उसके खुद के लिए, क्या वो ठीक है? कोई इंसान जो खुद के लिए दुख और तकलीफ को न्योता देता है, वजह चाहे जो भी हो, उसका कोई तुक नहीं है। मैं किसी चीज के खिलाफ या पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप समझदारी से जिएं। जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा समझदारी लगे, आपको वही करना चाहिए। क्या यह गलत है, क्या वो गलत है, मुद्दा यह नहीं है। क्या आप अपना जीवन समझदारी से जी रहे हैं? सवाल बस यही है। or are you a slave of something? या क्या आप किसी चीज के गुलाम हैं और मेरी सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी बेवकूफी के लिए? नहीं, मैंने न तो किसी काम के लिए मंजूरी दी है और न ही नामंजूरी दी है। As long as जब तक आप उस बारे में समझदारी से बर्ताव कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। नासमझी भरा जीवन पाप है ना? अगर आप समझदारी से जीते हैं इस तरह से कि ईश्वर भी आप पर गर्व करे, तो ठीक है। if you've just given into अगर आप बस झुक गए हैं अपने शरीर के या भावनाओं के या मन के तरीकों के आगे और अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, तो यह समझदारी नहीं है। तो ऐसी बेवकूफी, क्या यह गलत है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, यह बस बहुत सीमित और बेवकूफी भरा है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज को सही या गलत नहीं कहा है, लेकिन जो भी चीज सीमित या बेवकूफी की हो वो करने लायक नहीं है। तो मैं कहूंगा कि व्यभिचार करने लायक नहीं है। क्या यह सही है या गलत? मैं कौन होता हूं जीवन की किसी चीज के बारे में फैसला करने वाला? मैं जीवन के बारे में फैसले नहीं सुनाता। but it is stupid and limited. लेकिन यह मूर्खतापूर्ण और सीमित है कि आप अपनी खुद की तकलीफ का कारण बने। किसी ऐसी चीज के आगे झुक जाना मूर्खता और नासमझी है।
जो आज सब कुछ लगती है और कल आपको बेवकूफ जैसा महसूस कराती है ना? उस चीज के आगे झुक जाना बेवकूफी होगी जो आपको आज सब कुछ लग रही है और वही कल सुबह आपको खुद मूर्ख जैसा महसूस कराए, किसी दूसरे को नहीं। That is a senseless way to live. ये जीने का नासमझी भरा तरीका है। आपको इस तरह से जीना चाहिए, इतनी समझदारी से कि देवताओं को भी आपसे जलन होनी चाहिए। अगर आप इतनी समझदारी दिखाते हैं तब आपके जीवन में कुछ सही या गलत नहीं है। अगर आप में यह समझ नहीं है तो आपके जीवन में हर चीज गलत है। एक और विषय जो काफी संवेदनशील है मगर उस पर बहुत चर्चा नहीं होती है, वह है अनौपचारिक रिश्ते जो इस सुंदर उम्र में होते हैं जिसमें हम हैं। अपने बारे में थोड़ी अच्छी बातें कहनी थी। आजकल लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं लेकिन इन रिश्तों में ज्यादा भावनाएं नहीं होती। हम इस विषय पर आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिश्ते बनाते हैं तो क्या ये सही है या ये क्या है? क्या मैं एक चुटकुला सुना सकता हूँ? बिल्कुल, मुझे चुटकुले पसंद हैं। एक मिसेस भाटिया थी। कोई भाटिया तो नहीं है? मैं नाम बदल सकता हूँ। एक मिसेस भाटिया थी जिनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ मनाने के बाद अगले दिन उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। जज ने तलाक की अर्जी देखी। वो एक अच्छी पारिवारिक मित्र भी थी, तो उसने उन्हें बुलाकर पूछा, आप अपने पति को तलाक क्यों देना चाहती हैं? वो इतना प्यारा आदमी है। आप उसे तलाक क्यों देना चाहती हैं? आप किस आधार पर उसे तलाक दे रही हैं? वो बोली, वो मेरे साथ वफादार नहीं रहे, वो मुझे धोखा देते रहे हैं। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंची? आपने कल ही शादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। कल तक तो आप ठीक थी, फिर क्या हो गया? मुझे बीते दिनों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने फोटो एल्बम पलटना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मेरे 5 बच्चों में कोई भी उनके जैसा नहीं दिखता। देखिए, अभी क्या आपको याद है कि 10 पीढ़ी पहले आपकी दादी की दादी की दादी कैसी दिखती थी? नहीं, मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौजूद है। आपके शरीर को याद है, हाँ या ना? आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वजों की त्वचा का रंग भी याद है, अभी तक वो भूला नहीं है। तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्रह है ना? आपके दिमाग में मौजूद यादाश्त बहुत कम है। आपके शरीर में मौजूद यादाश्त, There is evolutionary. उसमें क्रमिक विकास की यादें हैं, जेनेटिक यादें हैं, कर्म की यादें हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादें हैं, ढेर सारी यादें हैं। आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने वो यादाश्त बनाई है। अगर आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। इतनी यादें, आप जो छोटी से छोटी चीज करते हैं, आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसे मुंह में डालना है कान में नहीं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं। तो आपका शरीर ढेर सारी यादों का भंडार है और वो हर समय यादें इकट्ठी करते रहता है। अगर आप यहां से यहां तक चलें तो 50 अलग अलग तरह की हल्की महकें होंगी। हो सकता है कि आप उस पर ध्यान न दें, मगर शरीर उसे इकट्ठा भी करता है और पहचानता भी है। वो लगातार पहचानता रहता है, इसलिए आप जानते हैं कि सुगंध क्या है, दुर्गंध क्या है, ये इसकी गंध है। आप आवाज, गंध वगैरह के अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस शारीरिक यादाश्त को इस संस्कृति में पारंपरिक तौर पर हम ऋणानुबंध कहते हैं। वो शारीरिक यादाश्त जो आप बनाते हैं।
आप जागरूकता के साथ अपनी शारीरिक याददाश्त बना सकते हैं या बस ढेर सारी याददाश्त अंदर लेकर ढेर सारी शारीरिक उलझन से गुजर सकते हैं। तो जहां कहीं भी प्रभाव होता है, मुझे पता नहीं कि आपकी पीढ़ी में लोग अब भी ये चीजें जानते हैं या नहीं, मगर अब भी बैंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अगर आप नमक देने की कोशिश करेंगे तो वे उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे वहां रख दीजिए। अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करें तो वो कहेंगे उसे वहां रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी याददाश्त को लेकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैं वो चीज ले लूं, मुझे वो याददाश्त नहीं चाहिए। यही वजह है कि आमतौर पर इस संस्कृति में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना, ऐसी चीजों से परहेज किया जाता है। हम अपनी ही दोनों हथेलियां मिलाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम याददाश्त नहीं इकट्ठी करना चाहते। क्योंकि अगर मैं इसे बस छूता हूं तो ये इसे भी याद रखता है। आप अपने 4 दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें। आप उनके हाथों को छुएं, याद रखने की कोशिश ना करें। हर दिन बस उनके हाथ छुएं और भूल जाएं। कल अगर वो आकर आपको छूता है, आप जानते हैं कि ये उसका हाथ है ना? तो शरीर याद रखता है, ये दिमाग में नहीं है। शरीर की याददाश्त होती है, इसे ऋणानुबंध कहते हैं। जब यौन संबंध बनते हैं या ऐसी कोई अंतरंगता होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हों, तो आपके शरीर में जो याददाश्त रह जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। कुछ दूसरे पहलू हैं जहां कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसी चीजें होती हैं। वे सालों तक खुद को तैयार करते हैं ताकि शरीर से इतनी दूरी बना ली जाए कि शरीर कहीं से कोई याददाश्त न उठा पाए। इसे एक साधना की तरह किया जाता है, बेलगाम संभोग की तरह नहीं। तो सवाल नैतिकता का नहीं है, सवाल ये है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते हैं। If you want to be in such a way that अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धि सबसे प्रबल चीज हो, आपका भौतिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की याददाश्त को जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्सुअल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं या or no, I'm saying कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके ऊपर है। मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। अगर आपने ये तय किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनजाने में भारी मात्रा में यादें ना इकट्ठी करें, because this will lead to क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शांत और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा, चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, simply because they क्योंकि शरीर में उलझन भरी यादें मौजूद हैं। जब इसी प्रकृति का कुछ और आता है तो शरीर में उलझन भरी उथल पुथल होने लगती है। शायद आपके दिमाग में यह ना आए, just physically ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा। तो ये चुनाव आपको करना है। ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का। सद्गुरु, हम छात्र अपने घरों में परिवार से मिलने वाले भावनात्मक सुख से दूर रहते हैं। अपने करियर के लिए हम बेहतर अवसर की खोज में बाहर जाते हैं। उसमें हम विपरीत लिंग का साथ खोजते हैं। कुछ लोग रिश्तों में पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे शारीरिक अंतरंगता में बदल जाता है। सद्गुरु, सवाल ये है कि फिर हम एक पीढ़ी के रूप में इस पर खुलेआम चर्चा क्यों नहीं कर सकते, या शादी से पहले सेक्स आज भी एक अपवित्र चीज मानी जाती है? देखिए, ये किसी तरह का नुस्खा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी जरूरत होती है। अभी हमें यह समझना चाहिए, इस समाज में हम इंसानी कामुकता को इस तरह संभालते आए हैं। एक लड़की के किशोर वय में आने से पहले उसे बोल दिया जाता था, तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी। 6-7 साल की उम्र में शादी नहीं होती, मगर उसे कहते तुम्हारे अंकल का बेटा, उस लड़के से तुम्हारी शादी होगी। लड़के से कहते तुम्हें उससे शादी करनी है। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मगर उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़ा जा रहा है। वे चाहते हैं कि एक दूसरे को छूने से पहले वे दोनों भावनाओं के स्तर पर अच्छे से जुड़ जाएं। ये इस संस्कृति की तकनीक है, वे इस तरह संभालते थे। तो जब आप किशोरावस्था में आते हैं, आपका शरीर कुछ खास संभावनाओं में विकसित होता है,
तब तक आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी होती हैं। तो आप अपने शरीर को संभाल लेते हैं, आप पागल नहीं हो जाते, क्योंकि आपकी भावनाएं किसी से पहले जुड़ चुकी हैं। तो 15-16 साल का होने पर लड़की की शादी कर दी जाती है, 17-18 साल का होने तक लड़के की शादी कर दी जाती है, फिर वे खेती या कारोबार या किसी और गतिविधि को अपनाते हैं। तो युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू सुलझा दिया जाता है। एक चीज़ है भावना, दूसरी चीज़ है शारीरिक ज़रूरत। दोनों को कम उम्र में हल कर दिया जाता है। और उन दिनों 1-2 साल में बच्चे आ जाते थे, तो वो व्यस्त हो जाते थे और जीवन चलता रहता था। ठीक है, आज हमारा जीवन बदल गया है, क्योंकि जब तक आप शिक्षा पूरी करते हैं, अधिकांश लोग कम से कम 24-25 साल की उम्र में होते हैं। पीएचडी का मतलब है 30-35, मैं नहीं जानता कितनी, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके प्रोफेसर कितने उदार हैं। तो मान लेते हैं कि शिक्षा का औसत समय 25 साल की उम्र है। जब तक उन्हें रोजगार मिलता है और वे कहीं सेटल होकर आर्थिक सुरक्षा पाते हैं, वे 30 साल के हो जाते हैं। ठीक है, इंसान के हार्मोन 15 से 30 साल के बीच सबसे चरम पर काम करते हैं। आप लोगों को साधुओं की तरह जीना नहीं सिखा रहे, आप उन्हें कोई साधना नहीं सिखा रहे जिससे वे अपनी ऊर्जा को किसी दूसरी संभावना में बदल सकें और कुछ और प्राप्त कर सकें। ऐसी कोई चीज नहीं है। और लड़के लड़कियों के बीच नजदीकी है। अगर आप इस चीज का हल नहीं खोजना चाहते, तो आप एक अस्वस्थ समाज बनाएंगे, बहुत अस्वस्थ समाज, जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में हिंसक तरीकों से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि हमने इंसान की मूलभूत जरूरतों का हल नहीं खोजा है। पहली चीज है पोषण। अगर पोषण की समस्या हल हो जाए, आपको समझना चाहिए, पोषण का मतलब है जीवन चलाना। एक बार जीवित रहने की प्रक्रिया का हल हो गया, तो कुदरती रूप से ये प्रजाति कोई एक व्यक्ति नहीं, आप जिस प्रजाति के हैं वे प्रजनन की इच्छा करती है। इसे इसी तरह बनाया गया है। ये प्रजनन की चाहत इस प्रजाति के जीवित रहने के लिए है। अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे तो मानव नस्ल खत्म हो जाएगी, है ना? तो आपका शरीर और दिमाग कई चालें चलते हैं, और जब आप किसी को देखते हैं तो अचानक आपको लगता है वे सबसे खूबसूरत हैं, अचानक आपको लगता है कि वे सबसे शानदार हैं, बाद में आपको कई चीजें पता चलती हैं। Many things. मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है। देखिए, मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप 10-11 साल के हैं। उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत साधारण दिखे। अचानक 14 साल की उम्र में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन हर चीज को प्रभावित करने लगते हैं। एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धि को बंदी बना लेते हैं। ये बुरा या अच्छा बताने की चीज नहीं है, ये एक कुदरती प्रक्रिया है। कुछ लोग हो सकते हैं जो उससे परे चले जाएं। अगर वे उसके परे जाते हैं तो उनके लिए शानदार है, उनके लिए मजबूरी नहीं होती, वो इसके परे चले जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए शानदार है। मगर आप पूरे समाज से इसके परे जाने की उम्मीद करें, ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि कब और कैसे कामुकता होना चाहिए। मगर अब भी हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं। That we are an emotional lot. हम आज भी भावुक लोग हैं। जब चीजें जरूरी भावनाओं के बिना होती हैं तो लोगों को कष्ट होता है, ढेर सारे लोगों को। कुछ लोग इससे ऊपर हैं, मगर लोगों को कष्ट होता है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक ढांचे से कोई बड़ी तोड़फोड़ किए बिना इसका हल कैसे निकालें। आपको इस पर शोध करना चाहिए कि ऐसा कैसे करें। सद्गुरु, हालांकि आपके पिछले विस्तृत जवाब में मुझे अपने सवाल के जवाब की थोड़ी झलक मिल गई है, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी। तो मेरा ये विश्वास था, या वास्तव में मुझे ये विश्वास दिलाया गया कि एक जीवन में एक ही साथी होना चाहिए, मगर जब मैं देखती परखती हूँ तो ये पूरी तरह से एक ही साथी वाले संबंध अब नहीं दिखते। ये सोच ही खत्म हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वो खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है जेएनयू में खत्म हो चुका हो।
बाकी की दुनिया में ये वाकई खत्म नहीं हुआ है। Even if you go to United States, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, जहां इतना खुलापन प्रतीत होता है, वहां भी जब लोग शादी करते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि ये जीवन भर के लिए है। लेकिन हाँ, 2 साल बाद जीवन समाप्त हो जाता है, ये दूसरी बात है। मगर जब वे शादी करते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि यह जीवन भर के लिए है। तभी वे हीरे पर पैसे खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि यह जीवन भर की बात है। वे हीरे खरीदते हैं, मगर दुर्भाग्यवश कई वजहों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और इतनी आसानी से उनके बिगड़ने की एक वजह यह है कि लोग काफ़ी बड़ी उम्र में एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए, जब लोग कम उम्र में मिलते थे तब उनकी शख्सियत ठोस नहीं होती थी। वे 17-18 की उम्र में मिलते थे, तब 2 लोग बहुत आसानी से एक हो जाते थे। अब वे 30 की उम्र में मिल रहे हैं, दोनों ठोस हो चुके हैं, 2 ठोस चट्टानें। मगर मैं देखता हूं कि अगर लोग कम उम्र में शादी करते हैं तो वे साथ निभाते हैं। अगर लोग 50 साल के बाद शादी करते हैं तो वे भी निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं, चट्टान पिघल जाती है। 30 से 50 के बीच की उम्र ठोस चट्टान की तरह होती है, मजबूत शख्सियत। तब टकराव होता है। अगर वे होशियार होंगे, इससे परे कुछ खोज लेंगे। खैर, एक विवाह हो या बहु विवाह या जो भी, अगर आप ध्यान दें तो हमें यह महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है कि हम सब यहां हैं, आप और मैं यहां हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय पहले एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन हुआ था। हो सकता है आप सोचे वे माँ बाप हैं, वे प्यार नहीं करते, वे सेक्स नहीं करते, वे कुछ नहीं करते, किसी पुजारी के मंत्र पढ़ने से शायद आप पैदा हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की शारीरिक जरूरत थी, उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसलिए हम यहाँ हैं। और अब हम एक खास उम्र में, अपने जीवन के एक चरण में, जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप 3 साल के थे तो आप शादी के हक में थे, अपने माता पिता की शादी के हक में। जब आप 3 साल के थे तो क्या खुश नहीं थे कि आपके माँ बाप की शादी अच्छी चल रही है? हेलो। जब आप 18 के होते हैं तो आप बिना बंधन के सेक्स और शादी न करने के बारे में सोचते हैं। मगर 50-55 के होने के बाद एक बार फिर आप स्थायी रिश्ता खोजते हैं। तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि ये आपका जीवन है, कि आप तय करें कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आप हमेशा अपनी भावनाओं के लिए कोई साथी खोजते रहें, या आप इसे इस तरह हल करना चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि और समय को कुछ और बनाने, अपने शोध, अपने काम या जो भी आप कर रहे हो उसमें लगाएं। अगर भावनाओं और शरीर की समस्या हल हो जाए तो अपनी बुद्धि के इस्तेमाल की आपकी क्षमता काफी बेहतर हो जाएगी, वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास घूमना पड़ेगा। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूं और आप जानते हैं कि वहां अब हजारों लोग मुझसे जुड़े हैं। 40-45 की उम्र के लोग, मेरा मतलब महिलाएं, शानदार लोग, मगर वे इन चीज़ों में लगी हैं। इन दिनों सब कुछ ऑनलाइन होता है, वरना वे जाकर किसी बार में बैठकर इंतजार करती थीं। आज कोई आकर उन्हें ले जाएगा। ये बहुत भयंकर है। टिंडर जेनरेशन। I'm sorry? टिंडर जेनरेशन। आप इसे जो चाहें कहें, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत दयनीय है कि 45 साल की स्त्री को एक उचित माहौल में प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए। वो वहाँ बैठकर इंतजार करती है कि कोई अजनबी उसके रास्ते आए और वो अगले 10 मिनट में फैसला करने वाली है, जब वो उसकी ड्रिंक या डिनर का बिल चुकाता है। ये भयंकर दुख की बात है। ये भयंकर है कि आपकी कोई गरिमा नहीं रह जाती। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उस रास्ते पर जाए, मगर आपको कोई सामाजिक ढांचा तोड़ने से पहले सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उसके बदले एक बेहतर ढांचा ला सकते हैं या नहीं। जीवन के किसी भी चरण में हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो सामाजिक ढांचा या राजनीतिक ढांचा या समाज का मनोवैज्ञानिक ढांचा, उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बेहतर विकल्प है। एक वैकल्पिक प्रणाली के बिना अगर आप मौजूदा ढांचे को तोड़ेंगे जो काफी अच्छा चल रहा है, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा।